मुझे ब्रेक मिल जाता है, पर चलो दैट्स फन। तो ये छोटू सा चैप्टर है, हमने आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और मैं एक प्रेजेंटेशन ढूंढ कर लाई हूँ, दूसरे टीचर की है, मेरी नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से सारा कंटेंट लिखा है, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आओ पहले हम जिससे करते हैं उस प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं और उसके बाद इस पे चलते हैं। बेटा इसमें आज ओपन बोर्ड चल गया है, लेकिन इसमें ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मैं इसे पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। तो मुझे प्लीज टाइम देना, मैं फर्स्ट स्लाइड आपको थोड़ी देर से भेजूंगी, सेकंड वाली स्लाइड आज भेज दूंगी। ठीक है, क्या वो बेटा? अच्छा ठीक है, आओ। स्क्रीन दिख रही है सबको? तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग हमने कर लिया था ना कि एक ही क्या क्या पॉइंट थे इनब्रीडिंग के। अच्छा एक मुझे ओपन वर्ड बंद करना पड़ेगा, नहीं तो एरो को कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, तो क्या क्या पॉइंट थे हमारे इनब्रीडिंग के कि इनब्रीडिंग में क्या होता है। अच्छा, इनब्रीडिंग के अंदर जो स्पीशीज होती है सेम होती है डिफरेंट? सेम ब्रीड ब्रीड हाँ, तो कैसे ना बिल्कुल क्लोजली रिलेटिव होते हैं एक दूसरे के ना, वो होते हैं इनब्रीडिंग। तो अगर बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग हो जाए तो उससे क्या, उसका नुकसान क्या होता है, पहला था हमने डिस्कस? नो मैम। कोई बात, ठीक है। इनब्रीडिंग हमें याद है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जैसे मैं अगर फार्म खोलना चाहती हूँ, डेयरी फार्म, तो मैं अपने पसंद के जानवर बनाना चाहती हूँ, तो मैं उसको कैसे करूंगी? मैं कह रही हूँ मैं एक इनब्रीडिंग कर सकती हूँ। इनब्रीडिंग का क्या मतलब है? इनब्रीडिंग में स्पीशी एक ही है, ठीक है। तो मेरे पास काऊ एक ही स्पीशी की है, लेकिन उसकी ब्रीड अलग है, एक ब्रीड 1 भी है, एक ब्रीड 2 भी है। इनब्रीडिंग में मैं क्या करूंगी, जो एक ही ब्रीड की काऊ है, लेट्स से दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल, मैं इनके बीच में रिप्रोडक्शन कराऊंगी और इनके बच्चे पैदा होंगे। अब देखो सर्कल का मतलब है बच्चे है, लड़का लड़की वाला नहीं है। जो पेडिग्री में हम करते हैं ना, सर्कल मतलब फीमेल, वो नहीं है, ठीक है। अब मैं इनब्रीडिंग है ना, तो मैं क्या करूंगी, यही भाई बहन, तो वो कितने क्लोजली रिलेटेड है ना, रियल भाई बहन है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन हो जाएगी और फिर बेबीज होंगे। तो एनिमल में तो ये कॉन्सेप्ट होता नहीं है ना भाई बहन का। फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या, फिर से कोई सी भाई बहन के बीच में रिप्रोडक्शन करा के बेबी करती है। तो ये जितने भी बच्चे बन रहे हैं, लेट्स से ऐसे ही इनब्रीडिंग अब कराते रहो बहुत सारी जनरेशन में, तो ये जितने भी बच्चे बन रहे हैं, ये सारे के सारे किसका प्रोडक्ट है? इनब्रीडिंग का, ठीक है। तो स्पीशीज भी सेम और ब्रीड भी सेम। जैसे अगर डाल्मेशियन डॉग है, डाल्मेशियन का डाल्मेशियन के साथ ही रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं, दैट इज इनब्रीडिंग, सेम सेम में करते जा रहे हैं, है ना। और मैं सुपीरियर फीचर ही चुनूंगी, जैसे मान लो ये बच्चे और भी मेल और फीमेल थे, लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया ना इस चार्ट को, मुझे पता चला इसमें डिफेक्ट है, इसमें भी डिफेक्ट है, पर ये दोनों बढ़िया है, तो मैं इनमें रिप्रोडक्शन करा दूंगी, ठीक है। तो इनब्रीडिंग से हुआ क्या, जो मेरे को ट्रेड चाहिए था, जैसे पापा कैसे थे इनके, स्ट्रॉन्ग, और मदर कैसी थी, हाई यील्ड, ज्यादा दूध देने वाली। तो मैंने वही बच्चे सिलेक्ट किए जिनमें ये सेम फीचर है, ये वाले बच्चे भी स्ट्रांग है और इसमें हाई यील्ड है ना। फीचर था मम्मी पापा का अच्छे वाला, वो रहा ना नीचे तक, है ना। ये ये इनब्रीडिंग का फायदा है कि जो फीचर मान लो पेरेंट से मुझे चाहिए, सी क्लास लगी लगता है, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही। हाँ पायल, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अच्छा आज अब ट्राई कर। ओके, दीक्षा तुम हो? यो मैम। दीक्षा मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें वो बना रही हूँ को होस्ट, तो अगर स्क्रीन पे पॉपअप आएगा उसको ऐड कर लेना, ठीक है। यो मैम। मेरा फोन चार्जिंग पे ना, तो मेरे को थोड़ी सी देर लगेगी इसे क्लिक करने में। हुई ऐड? हो गई दीक्षा? नो मैम। स्नेहा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आ गई तुम? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जब भी ऐसा डाउट हो ना, अगर क्लास में एंटर ना हो पाए मुझे कॉल ही करा करो, क्योंकि मुझे मैसेज दिखते नहीं ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बेटा इनब्रीडिंग याद है, हमने पढ़ा था कल, याद है? कह रही क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैम, व्हाट, मैं तो अभी आई हूँ।
इसका मैं याद कल पढ़ाया था आपने। एक ही स्पीशी की एक ही ब्रीड में जब रिप्रोडक्शन होता है उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। हम इसका प्रॉफिट जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉफिट क्या है कि मेल और फीमेल का जो भी स्ट्रॉन्ग फीचर था वही स्ट्रॉन्ग फीचर वाले बच्चे हम रख लेते हैं आगे। तो यानी कि जो भी हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर है हम उसको रख सकते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये इसका प्रॉफिट है। अब ध्यान से देखना, विद इन द सेम ब्रीड रिप्रोडक्शन आप करो और इंडिविजुअल एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए 4 से 6 जनरेशन के लिए, ठीक है। तो आप विद इन द सेम ब्रीड ये करते चले जा रहे हो। इसका एडवांटेज क्या है, क्वेश्चन यहां से आएगा। इस पार्ट को समझना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इट कैन मेक होमोजाइगस फॉर सुपीरियर कैरेक्टर। अब जो मैंने पीछे एग्जांपल बताया उसमें सुपीरियर कैरेक्टर्स क्या थे फीमेल के लिए और मेल के लिए? हाई यील्ड था और फादर के लिए हाँ। तो ये जो बच्चे बन रहे हैं ना ये इसी कैरेक्टर के बन रहे हैं। मतलब कि अगर मैं पीछे जाऊं तो इसके पास हाई यील्ड का ही जीन है और इसके पास स्ट्रॉन्ग होने का ही जीन है, ठीक है। होमोजाइगस मिलता है तो उसके पास होमोजाइगस ट्रेट आया, मतलब और कोई ट्रेट आया ही नहीं। पापा से स्ट्रॉन्ग होने का ट्रेट ही आया है और मम्मी से अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन का ट्रेट आया है। क्लियर है? मैम। अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा, है ना। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये कॉज करता है हमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। आपको याद है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपने प्लांट में कहाँ पढ़ा था? कहाँ? सेल्फ पॉलिनेशन मैम, ऑटोगेमी में। ऑटोगैमी में। हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि जैसे मेल और फीमेल है, ये मेरा मेल है ये मेरी फीमेल है ना। इनके पास कोई जीन था जो डिजीज कॉज कर सकता है, लेकिन आपको पता है ना तकरीबन जितने भी डेडली डिजीज कॉजिंग जीन्स होते हैं वो तो रिसेसिव होते हैं, है ना। यानी कि अगर इसके पास आर है, आर लेट्स से इन दोनों के पास डिजीज कॉजिंग जीन है। देखो ये छोटा वाला आर है ना, मैं उसको कह रही हूँ कि ये डिजीज करने वाला है, ठीक है। तो ये वाला डिजीज वाला है। अब ये डिजीज कैसे करेगा बच्चे में, जब दोनों आर एक साथ आए। तो देखो अगर तो ये फीमेल, ये जो दोनों इंडिविजुअल है भाई बहन है वैसे, ठीक है। अगर तो ये फीमेल किसी और के साथ रिप्रोडक्शन करती तो चांसेस थे उसके पास कैपिटल आर होता, है ना, नॉर्मल होता, तो बच्चे नॉर्मल पैदा होते। लेकिन अब क्या हुआ, इसने इसके साथ रिप्रोडक्शन कर लिया तो देखो प्रोजेनी कैसी बनेगी, आर 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 बना के देख लेते हैं। तो एक तो नॉर्मल बच्चा बना, ठीक है, एक बच्चा बना जो कैरियर है, एक नॉर्मल बच्चा बना कैरियर बना, और लास्ट में कौन सा बच्चा बना, डिसीज वाला। डिसीज्ड। हाँ। डिसीज वाला। और रिसेसिव ट्रेट है ना, किसी बच्चे को वो बीमारी हो सकती है, वो रिसेसिव ट्रेट दिखने लग जाएगा। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का नुकसान है, ठीक है। इट अल्टीमेटली एनिमल में देखा गया है कि ये धीरे धीरे लॉस कर देता है फर्टिलिटी को भी। तो एनिमल अगर हम बनाते चले जाएंगे, जो हम इतनी जनरेशन बना रहे हैं, 8-9 जनरेशन के बाद आपको दिखने लगेगा कि उसकी फर्टिलिटी पावर अच्छी नहीं रही है, अब ये बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाते, फर्टिलिटी रिड्यूस होती चली जाती है, ठीक है। तो याद रखना रिड्यूस करता है फर्टिलिटी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मैम अगर जैसे कि एक को डिजीज है और एक को मतलब भी कि नॉर्मल है, अगर उनमें फर्टिलाइजेशन होगी तब तो कैरियर ही होंगे, तब किसी को डिजीज नहीं होगी। हाँ तब वो कैरियर होंगे, लेकिन हम एक ही डिजीज की बात कर रहे हैं ना, तो बॉडी में बहुत सारे फीचर हो सकते हैं ना। यस मैम। अगर देख जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि एक को डायबिटीज है दूसरे को डायबिटीज नहीं है, लेकिन वो एक ही परिवार के है ना, तो हो सकता है दूसरे के पास डायबिटीज का रिसेसिव जीन हो। यस मैम। तो किसी बच्चे को हो सकता है ना। यस मैम। तो जरूरी नहीं है बीमारी हुई, लेकिन होने के चांसेस है। आपको पता है कौन सी लाइन थी, क्लियोपेट्रा, यू नो क्लियोपेट्रा क्वीन थी, क्वीन थे वो। उनको क्या डर था, उनको ये डर था, मैंने डिस्कवरी में बहुत पहले देखा था डॉक्यूमेंट्री, मैं भूल गई, बहुत अच्छे से याद नहीं है मुझे इतना याद है इनब्रीडिंग डिप्रेशन वहां से, कि उनको ये डर था कि उनका रॉयल ब्लड है, रॉयल फैमिली है, तो आज हम ताज पे बैठे हैं, मतलब राज कर रहे हैं, हमारे बाद हमारी ही जनरेशन है। तो वो क्या करते थे कि अपने ही फैमिली में रिप्रोडक्शन करते थे, मतलब अपनी फैमिली में ही शादियां कराते थे, बाहर से किसी से शादी नहीं करते थे। उनको लगता था कि उनका रॉयल ब्लड कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, इस वजह से उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया था। एट द एंड उनकी फर्टिलिटी लेवल रिड्यूस हुआ और बीमारियों की वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि जितने भी खतरनाक जीन्स थे वो सब ऊपर आने लग गए ना। तो बहुत जनरेशन के बाद उनकी जनरेशन फिर आगे चल नहीं पाई। तो क्लियोपेट्रा एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन का एग्जांपल है माइंड में मेरे, दैट आई एम टेलिंग। नीट नहीं पूछेगा, तो मैं डिस्कवरी देखा था, मुझे याद है बचपन में मैम। कभी कभी मुझे लगता है मुझे किताबों से ज्यादा ना डिस्कवरी याद है। इतनी डॉक्यूमेंट्रीज देखी है मैंने, मुझे सच में वो ज्यादा याद है। अभी रिसेंटली मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर देख रही थी, तो मेरे को लगा कि मैं अच्छे से यूज करती हूँ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि काफी खतरनाक चीज है ये। क्रेडिट कार्ड में आप पे पहले कर दो, आपके अकाउंट में पैसे हो या ना हो, फिर आप हर मंथ उसको कटवा सकते हो। तो इट्स अ डेंजरस थिंग किसी को देना। तो आई वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। एनीवेज पीछे आओ।
क्वेश्चन पे आते हैं, इधर आओ। इनब्रीडिंग कर लिया, यो यो मैम। आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग तो बाहर वाले किसी से भी रिप्रोडक्शन हुई, चाहे वो चाचा चाची के बच्चे हो गए या फिर वो किसी और ही ब्रीड के हो गए, जहां बाहर पे आपकी रिप्रोडक्शन हुई, दैट इज आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग में सबसे पहले हम करेंगे आउट क्रॉस, ठीक है। यो मैम। आउट क्रॉस का देखो क्या होता है। यो मैम। आउट क्रॉस में क्या होगा, देखो स्पीशीज सेम है, मैं लिख रही हूँ, तुमने इसी पे ध्यान देना। देखो बेटा, नीट में तुमको सारा, तुम्हें इंटेलिजेंट बन के नहीं जाना होता कि आपको सब कुछ आए। सब कुछ तो मैम को भी नहीं आता, और तुम कोई भी मैम ले आना, सर ले आना, सब कुछ किसी को नहीं आता अनटिल अनलेस वो हमेशा से ही बहुत मतलब वो होते हैं ना गॉड गिफ्टेड, जो अलग से एडियोटिक मेमोरी के होते हैं, जो भूलते नहीं चीजों को। ठीक है, सब कुछ किसी को नहीं आता। नीट बस ये जानना चाहता है वो जो पूछ रहा है वो तुम्हें आता है या नहीं। तो चाहे तुम जितना मर्जी चीज में इन्वॉल्व हो, याद रखना एट द एंड जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन लगाने आने चाहिए। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग में याद रखना स्पीशीज तो दोनों की सेम है, ठीक है, एक ही स्पीशीज है, लेकिन ब्रीड अलग अलग है। तो स्पीशीज सेम, ब्रीड अलग, वो ऐसे पूछ लेगा आपसे, राइट। लेकिन अभी भी आउट क्रॉस में होता क्या है कि चाचा चाची के बच्चों के बीच में रिप्रोडक्शन हो गया। जैसे ये एक जनरेशन थी, ए एंड बी पेरेंट्स है, और ये कहीं दूर ई एन एफ है, तो ये देखा जाए तो ये भाई बहन होंगे ना आपस में, ये वाली जनरेशन। तो यो मैम। हमने 4 से 6 जनरेशन क्रॉस कराया, लेकिन यहाँ पे आपको दिखने लग गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक टाइम के बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन दिखने लगेगा। तो जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है ना, तो आप एक क्रॉस थोड़े दूर के रिश्तेदार से करा दो इस जनरेशन का, इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो आउट क्रॉस का मेन क्वेश्चन क्या आता है कि इसका यूज क्या है। इट इज यूज टू ओवरकम व्हाट, इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यस, बच्चे एंटर हो रहे हैं ना बेटा, यो मैम। ठीक है जी। स्पीशीज कौन सी है? स्पीशी सेम है, सेम स्पीशी है। जैसे अगर डॉग है तो डॉग ही है, लेकिन ब्रीड भी सेम ही है, लेकिन दूर के रिश्तेदार है। मतलब कि ये जो ई और एफ है ना, इनका ए और बी के साथ कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए पिछले 4 से 6 जनरेशन में, ठीक है। यो राइट, अब आते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में एक और है, दैट इज क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड में क्या होता है, स्पीशी सेम है, लेकिन आप एक ब्रीड को दूसरे ब्रीड से क्रॉस करा दो। जैसे कुत्तों की तो अलग ब्रीड है, उसको आपस में क्रॉस करा रहे हो, सो दैट इज क्रॉस ब्रीड, ठीक है। तो ये जनरेशन है, आप इसका इंडिविजुअल उठा के दूसरी ब्रीड में डाल दो। तो अपना चार्ट ना ऐसे ही बना लेना जैसे मैंने बढ़ाया है, ये इजी है, ठीक है जी। यो क्रॉस ब्रीड तो आपने देखा भी होगा कि तो डिफरेंट ब्रीड के डॉग्स को रिप्रोड्यूस करा के नई ब्रीड को जन्म दे देते हैं, वो क्रॉस ब्रीड कराते हैं बार बार। ओके, यो मैम। अब इसका एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल अगर आ रखा है तो वो आपको करना है, ठीक है। ये शीप है, तो शीप में क्या होता है कि जो मेल होता है हम उसे रैम्स बुलाते हैं, और जो फीमेल होती है उन्हें हम ईव्स बुलाते हैं, ठीक है। तो मेरियानो रैम्स और बीकानेरी ईव्स को जब आप फ्यूज कराओगे तो आपको हिसार डेल मिलेगा, ठीक है। तो हिसार डेल इज एन एनिमल जो प्रोड्यूस होता है इन दोनों के क्रॉस से। तो ये कौन से वाला क्रॉस है, दिस इज अ क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीड, ठीक है। क्रॉस ब्रीड का एग्जांपल कराया मैंने तुझे आउट ब्रीडिंग के अंदर, समझ आया। यो मैम। बहुत कंफ्यूज करती है, आउट ब्रीडिंग है क्रॉस ब्रीडिंग है, तो याद रखना आउट ब्रीडिंग की टाइप्स है बहुत सारे, क्लियर है। यो मैम। दोनों के क्रॉस अलग ही ब्रीड आएगी। दोबारा बोल। मतलब मैम ना ये दोनों अलग अलग ब्रीड के हैं, तो जो इनकी ब्रीड आएगी आगे वो भी इन दोनों से अलग होगी। हाँ, दोनों के फीचर होंगे इसमें। ब्रीड 1 है ये, ब्रीड 2 है ये, ठीक है। स्पीशीज लेकिन एक है, दोनों है तो शीप ही ना, स्पीशीज एक है लेकिन ब्रीड अलग अलग है। तो दो ब्रीड्स के बीच में आपने फ्यूजन कराया तो एक नई स्पीशी का जन्म हुआ। तो यानी मान लो मैरियाना रैम्स जो होती है, कोई और फिर रह गया क्लास ज्वाइन करने से। मैम आज क्लास लेट हुई स्टार्ट? नहीं, इस टाइम पे स्टार्ट हुई थी, पता नहीं ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे बच्चे। हाँ गुड़िया सुनो, आप कह रहे थे ना, देखो इसमें क्या है, जो पिक्चर दिखाती हूँ ना, ये देखो, ये मैरियाना रैम्स है, दिख रहे हैं आपको। यो मैम। मेल है या फीमेल फीमेल है? मेल सो दिस इज अ मेल, है ना, और दिस इज अ फीमेल, ठीक है। तो फीमेल के क्या पास फीचर क्या है कि उसकी पतली टांगे है, तो लीन मीट मिल जाएगा। और इसके पास फीचर क्या है मेल के पास, कि उसके पास कितनी सारी वूल है। तो इनका जो बेबी बना है दैट इज हिसारडेल। हिसारडेल के बाद दोनों के छोटी टांगे हैं, भाग भूग नहीं पाएगा, और अच्छे से वूल मिलती है, तो ये ज्यादा अच्छी ब्रीड हो जाती है, ठीक है।
तो उसके पास दोनों पेरेंट के फीचर है, इसलिए हम ब्रीडिंग कराते हैं कि दोनों पेरेंट्स के अच्छे अच्छे फीचर आ जाए। ओके, यो मैम। ये नीट में पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो मैम क्रॉस ब्रीड से अलग कैसे हुआ फिर? एक सेकंड, कोई तो बाहर नहीं है ना वेटिंग रूम। हाँ बेटा पूछ पूछ, अब पूछ। तो मैम फिर क्रॉस ब्रीड इनसे अलग कैसे हुआ? इसमें भी तो ब्रीड्स डिफरेंट थी। बेटा क्रॉस ब्रीड ही तो है ये, अलग नहीं है। क्रॉस ब्रीड का एग्जांपल करा रही हूँ मैं तुझे। किसका एग्जांपल लगा था तुम्हें? आज कंफ्यूजन हो गया था क्या? यस मैम, किसका एग्जांपल सोच रही थी? मैंने सोचा आप कोई और करवा रहे हो। नहीं नहीं, क्रॉस ब्रीड ही है ये, क्रॉस ब्रीड का एग्जांपल है। मैंने पीछे देख जो तेको ब्रीड कराया ना अभी आउट क्रॉस में, सबसे पहले मैंने कौन सी कराई आपको? आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का मैंने एग्जांपल नहीं बताया क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता। फिर मैंने आउट क्रॉस के बाद आपको क्रॉस ब्रीड कराया। क्रॉस ब्रीड में आपको एक एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन करता है, वो कराया। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है इसलिए मैंने कराया। ओके, यो मैम। चलो अब एक होती है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये तो आपने पहाड़ों में देखी होंगी। तो इधर आओ, यो मैम। देखो आउट क्रॉस में मैंने एग्जांपल नहीं कराया है ना, क्रॉस ब्रीड में मैंने क्या बनाया है एग्जांपल में? नाम याद कर ले, नाम ही तेरे को क्वेश्चन में आएंगे। अब मैं करा रही हूँ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? इंटर, देखो इंट्रा आप करते हो ना, इंटर और इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। इंट्रा का मतलब होता है सेम, सेम, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट लोगों के बीच में है। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्वेश्चन आता है। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये एनिमल फॉर्म होता है जिसका नाम है म्यूल। सुना है आपने? म्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं? खच्चर। तो खच्चर का मेल पर्पस क्या है? सामान को मैम इधर उधर लेके हाँ, तो किसका कॉम्बिनेशन है ये? दो अलग ब्रीड का कॉम्बिनेशन है ये। देखो ये क्रॉस कैसे बनेगा, क्रॉस बना देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आपको। देखो कैसे बनाऊंगी मैं, पीछे भी तो मैं बना रही थी ना, वैसे ही बनाएंगे। अब तुम बनाने की कोशिश करो। स्पीशी अलग है और ब्रीड भी अलग है। कैसे बनाओगे? बनाना एक बार कॉपी में, फिर मैं बनाती हूँ। स्पीशी अलग है और ब्रीड भी अलग है। लिखना कैसे लिखोगे? Done? तो देखो मैं करूंगी स्पीशीज ए, लेट्स से स्पीशीज बी, दो अलग स्पीशीज है। ठीक है, उनकी ब्रीड भी अलग है। यहाँ पे ब्रीड भी है, यहाँ ब्रीड ए थी, यहाँ पे ब्रीड बी कर दी मैंने, या फिर इसकी ब्रीड ए कर दो, इसकी ब्रीड बी कर दो, है ना। मैं कॉम्बिनेशन किसमें बना रही हूँ? यहाँ का जो इंडिविजुअल है मैं उसको फ्यूज करा रही हूँ यहाँ के इंडिविजुअल से। समझ आया? तो इस केस में हम क्या लेते हैं? इस केस में हम लेते हैं फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी। तो लड़का यहाँ पे गधा है, लड़की घोड़ी। तो क्या प्रोड्यूस होता है इनके क्रॉस से? म्यूल। म्यूल की खास बात क्या है? ये वेट बहुत अच्छे से, देखो हॉर्स की स्ट्रेंथ है इसमें और डोंकी की नजाकत है इस बेचारे में। ठीक है, तो डोंकी का साइज कम है ना, हॉर्स का साइज बड़ा है, पहाड़ों में सामान उठाने में दिक्कत होगी, राइट। लेकिन हॉर्स स्ट्रॉन्ग बहुत है, उतना स्ट्रॉन्ग डोंकी नहीं है। तो इनके फ्यूजन से एक म्यूल बना है जो स्ट्रॉन्ग भी है और वेट को कैरी भी कर सकता है और हाइट में भी कम है, तो उसको मैनेज करना इजी है। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है? दैट इट इज अ स्टेराइल। स्टेराइल मतलब ये बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो आपको हर बार म्यूल बनाने पड़ेंगे। म्यूल खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर? म्यूल पे क्वेश्चन आता है और वो पूछते हैं कि हॉर्स कौन है और डोंकी कौन। तो याद रखना जो खच्चर बाहर घूमते हैं ना, उनकी माँ हॉर्स है और पापा डोंकी। ठीक है, तो कभी बोले ना गधे गधे का पुत्र, तो बोलते ना गधे का पुत्र तो खच्चर है, मैं नहीं। ठीक है, यो मैम। चलो अब एक वर्ड आता है हिनी। हिनी भी हम यूज करते हैं किसके लिए? देखो जो पहले वर्ड होता है ना वो हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करता है, पहला अल्फाबेट। इन द केस ऑफ म्यूल ऐसा नहीं है। म्यूल के अलावा बाकी सब में जो बच्चे का नाम होता है वो पहला अल्फाबेट मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो एच से है हमारा हॉर्स, तो ये है मेल होगा हमारा हॉर्स, और फीमेल होगी हमारी डोंकी। हाँ, तो गधी के जो पुत्र है वो हिनी है। लिगर के केस में मेल होगा हमारा लायन
और फीमेल होगी हमारी टाइगर लिगर। लिगर तो मूवी भी देखी होगी आपने। Yo-yo है? मैम। यस यहाँ पे मैम मेल क्या होगा? टाइगर। और फीमेल? Lion. एंड लायन यस। ठीक है जी, याद रह जाएगा, क्वेश्चन आता है। यो मैम चलो, अब तो तुम कर सकते हो, ट्राई दिस। किसी को डाउट है बेटा? अब तो मेरा इतना फोन चार्ज हो गया, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। एक मिनट देना मुझे बस, ठीक है, मैं इससे ज्वाइन कर रही हूँ। एडमिशन क्या नहीं करते हो? एक तो मेरे को एडमिशन के मैसेज आते रहते हैं, अब मैं कहाँ लूँ एडमिशन? नीट पर ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है अगर आपने चैप्टर रिवाइज नहीं करा है तो, क्योंकि याद नहीं आएगा एकदम से क्या आंसर क्या है। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं पर्सनली। तो बी वेरी केयरफुल कि जब मैं आपको क्लास की एकदम बात कराती हूँ क्वेश्चन, मुझे वो ठीक भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये अच्छी बात नहीं है, अभी बच्चों को फ्रेश है, एक हफ्ते बाद कराऊं फिर हुए तो बात भी है ना? Yo-yo मैम। चलो एक सेकंड, कीप रखेंगे हम। अरे कीप कर दिया मैंने, अभी रब हुआ या नहीं देखते हैं। चलो ओके, ये मुझे ही एडमिट नहीं कर रहा था। फोकस कर सकती हूँ। हाँ बेटा बोल, क्या डाउट है? मैम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन वाला निकालना। एक सेकेंड। दीक्षा पायल, पूर्वा, विशाल, जगदीश, अंजन। अच्छा, सबके सब इसमें पड़ेगा। करूँ ना, काफी दिनों बाद आई हो क्या तुम? No मैम। मैंने तुम्हें देखा क्यों नहीं? ये रहा बेटा, ये वाला। यो यो मैम। पूछ। मैम ये स्पीशीज 1 के नीचे आपने ब्रीड 1, ब्रीड ए, ब्रीड बी लिखा है, ये क्यों? मैंने वो दिखाने के लिए लिखा था कि दो डिफरेंट ब्रीड में फ्यूजन हो रहा है, कि स्पीशीज भी अलग है और इनकी, और ब्रीड भी अलग है। ये बताने के लिए लिखा था मैंने। ब्रीड बी की यो जरूरत यो मैम। नहीं, मैंने बस बताने के लिए लिखा है। ठीक यो यो मैम। है? हे भगवान, ये इसमें छप गया, मुझे अगली क्लास के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। चलो कोई डन। Yo-yo मैम। Hello. So by which method was a new breed Hizardale of sheep formed by using Bicaneri ewe and Mariona rams? तो कौन सी टेक्निक थी, कौन से प्रोसेस में पढ़ा आपने इसको? कैसे याद कर सकती हूँ मैं? ऐसे याद कर सकती हूँ, मैं भूल जाऊंगी तो मैं कैसे याद करूंगी? मुझे याद रहेगा। इन ब्रीडिंग में तो यार मैंने कोई एग्जाम्पल करा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने आउट ब्रीडिंग जो थी हमारी, उसके अंदर कौन सा करा था सबसे पहला टॉपिक? आउट क्रॉस आउट क्रॉस। सेकेंड क्रॉस क्रॉस ब्रीड और लास्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, तो मुझे ऐसे याद रहेगा। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर मैंने एग्जांपल करा था किसका? मैरियोना रैम, सॉरी हिसारडेल का। और लास्ट वाले में मैंने एग्जांपल करा था ये म्यूल एंड इन सब का, राइट? तो ऐसे मुझे याद था, यो यो मैम। इसलिए इसलिए मैंने आपसे चार्ट बनवाया था, राइट? तो आंसर वुड बी सी। सी ऑप्शन। इन ब्रीड, अच्छा नहीं बेटा, इन ब्रीडिंग नहीं है ना, इन ब्रीडिंग तो ये रहा है ना। Yo-yo। चल गुड। ये कर लिया था हमने कल? नो मैम। ये नहीं। नहीं? चलो ट्राई दिस वन। नहीं करेगी ट्राई? मैम कर रहे हैं। चलिए डन। कितनी जल्दी नहीं हो सकता, ये तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ध्यान से पढ़ना। अच्छा ऐसा है। तमन्ना, तमन्ना बेटा, डी कैसे हुआ आंसर, कैसे पता चला तुझे? हम्म, आंसर कैसे आया? मैम मुझे फर्स्ट ठीक लग रही थी। तो डी में गलत क्या है?
मुझे मैक्सिमम ठीक लग रही थी, तो मुझे ये मेरे को लगा ये गलत होगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी टॉपिक की ना, आंसर सही है पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखो इनकरेक्ट ढूंढना है, हमें गलत वाली बात ढूंढनी है ना। देखो तो कैसे ढूंढेंगे हम लोग, ध्यान से पढ़ना है इसको, ये डिफिकल्ट है स्टेटमेंट्स, ठीक है, इसलिए मैंने इसे स्पेसिफिकली पूछा कि इसको कैसे इसने डिकोड करा, इतनी जल्दी कैसे करा। तो देखो इनब्रीडिंग हेल्प्स इन अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर। देखो इनब्रीडिंग इज ए टेक्निक जो मदद कर सकती है, ये लाइन अच्छी है कि इनब्रीडिंग हेल्प करती है अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। हम यही तो करते हैं इनब्रीडिंग से कि जो फीमेल और मेल के पास सुपीरियर जीन्स है, थोड़ी देर के लिए चुप रहना, ठीक है, फीमेल और मेल के पास सुपीरियर जीन्स है, आने वाली सारी जनरेशन में वही जाए। जिनमें नहीं जाता उन बच्चों को हम सिलेक्ट ही नहीं करते, जिनमें जाता है हम उसी के आगे रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो इनब्रीडिंग हमें मदद करता है ना कि हम सुपीरियर जीन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और एनिमुलेट कर दे अनडिजायरेबल जीन, जो हमारे मतलब के बच्चे नहीं आए हैं, जो दूध सही से नहीं बनाते हैं या जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम उनसे आगे कंटिन्यू नहीं करते, हम उन्हीं के बीच में इनब्रीडिंग कराते रहते हैं जो सुपीरियर है। तो इनब्रीडिंग हमें मदद करता है सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, बात सही है। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, बिल्कुल ये लाइन मैंने पढ़ाई है। होमोजाइगोसिटी मतलब कि जो भी पेरेंट से ट्रेट आया वो वही का वही रहे, मतलब कि अगर उनको ट्रेट मिला है कि वो टॉल हो तो दोनों जीन मम्मी से भी टॉल का आएगा और पापा से भी टॉल का आएगा, है ना। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है, सही बात है। इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब ही वो होता है जो होमोजाइगोट हो, प्योर लाइन उन्हीं को कहते हैं। तो बिल्कुल होमोजाइगोसिटी कॉज कर रहा है तो प्योर लाइन भी बना रहा है। प्योर लाइन का मतलब है मम्मी पापा से सेम टाइप के एलील आ रहे हैं। इनब्रीडिंग सिलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन। देखो इनब्रीडिंग कुछ सिलेक्ट नहीं करता, इनब्रीडिंग की वजह से कुछ लोगों को सुपीरियर जीन मिलेंगे, कुछ लोगों को शायद नहीं मिलेंगे, तो उसको तो हम हटा ही देते हैं। तो इनब्रीडिंग थोड़ी कुछ सिलेक्ट करता है, हम सिलेक्ट करते हैं इनब्रीडिंग के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि इनब्रीडिंग डजंट सिलेक्ट, वो बस हमारी मदद कर सकता है, वो खुद से कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो इनब्रीडिंग सिलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन ऐसा नहीं है, वो सुपीरियर भी करता है ना, सुपीरियर भी बनते हैं, हार्मफुल भी करते हैं, फिर हम हार्मफुल वालों को हटा देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब रिसेसिव जीन आते हैं तो उससे फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ये बात तो सही है, लेकिन इनब्रीडिंग सिर्फ हार्मफुल जीन्स को सिलेक्ट नहीं करता है, राइट। तो इस वजह से ये ट्रेट गलत हो गया। तो आंसर वुड बी हम सिलेक्ट नहीं करता, उसका मतलब ये है कि हम जिनको डिजीज होती है उनको फर्टिलाइज नहीं करवाते। हाँ यस, हम नहीं फर्टिलाइज कराते, हम सिलेक्ट करते हैं, इनब्रीडिंग नहीं करता ये। यो मैम, क्लियर है? यो मैम। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम ये डोमिनेंट या फिर रिसेसिव भी हो सकती है? जर्नली जो डिजीज कॉजिंग जीन्स होते हैं वो जर्नली रिसेसिव होते हैं, तो इनब्रीडिंग करने से रिसेसिव जीन पास आ जाते हैं ना, तो जर्नली रिसेसिव होते हैं, लेकिन एक साथ आते हैं तो डिजीज कर देते हैं। क्लियर? यो मैम। अच्छा लगा मुझे, तुम इंटरेस्ट दिखा रहे हो। ये बताओ अब तो कर लोगे? इवोल्यूशन की पढ़ाई स्टार्ट करी? यस मैम कर रहे हैं। कल मैं तुमसे पूछूंगी इवोल्यूशन के अंदर उनकी जो थ्योरीज है वो यो मैं शॉर्ट में पूछूंगी, 5 मिनट में रिवाइज करवा दूंगी। थ्योरीज वो पूछूंगी मैं आपसे, और अच्छा मैं तुम्हें बोल रही हूँ जो सैटरडे आएगा ना तब मुझे तुम्हें वो कराना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। कौन याद कराएगा मुझे ये बात? तुम सब याद कराओगे मुझे ये बात, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल फ्राइडे को याद दिला देना, सैटरडे को हमने वो करना है, ओके राइट। तो कल आपका होगा बेटा माइक शिल्पी, तो कल आपका होगा थ्योरीज, रिवाइज कराऊंगी मैं आपको, क्विकली पूछ लूंगी मैं आपसे डाउट्स, और दूसरा आपका जो एनसीईआरटी की डायग्राम है ना वो याद है ना, आपने करे थे क्वेश्चन आता है उससे, ठीक है। तो हम वो करेंगे रिवाइज, ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन का पेपर डिफिकल्ट आता है तो अच्छे से पढ़ के जाना है, ओके। चलो, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ, किसके बीच में मीटिंग होती है? एनिमल विद सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर। सेम ब्रीड, नो मैम। सेम ब्रीड तो हो नहीं सकता, यहाँ पर ही क्वेश्चन गलत हो गया। टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज, दो स्पीशीज है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है? नो मैम। रिलेटेड नहीं थी। सुपीरियर मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, ऐसा होता है डिफरेंट ब्रीड के? यो मैम।
यो हाँ, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट देखते और कोई अच्छी ना हो. मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम स्पीशीज तो हो ही नहीं सकते. आंसर वुड बी सी है ना. तो ये आपका था कुछ क्वेश्चंस. क्लियर सबको? हम जैसे कि एनसीईआरटी में ये लाइन दी है, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता? नहीं. कहाँ पर दिया ये बता. पेज नंबर 168 पे इंटरब्रीडिंग की फर्स्ट लाइन है. एक इंटरेस्ट सेकंड, एक सेकंड. एक लाइन पूछ दो ना तो ऐसे समझ नहीं आएगा मुझे. मैं देख के बता सकती हूँ आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो मुझसे. बता बेटा. पेज नंबर 168 पेज नंबर 168. हाँ बता कहाँ पर. स्टार्टिंग की जो लाइंस. इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन उसकी स्टार्टिंग की लाइन है. In this method, male and female animal of two different related species are mated. Two different related species are mated. ये कंफ्यूज कर रहे हैं ना. यो मैम. रिलेटेड स्पीशीज नहीं होती, स्पीशीज अलग होती है. इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इंटर का मतलब ही टू डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन इन्होंने लाइन ऐसी लिखी है. ये कंफ्यूजिंग लाइन है. दे सकता है एनसीईआरटी फिर. मेल एंड फीमेल एनिमल में ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड. अगर तो सिंपल सीधी ये लाइन आती फिर तो हम फंस जाते. लेकिन इसने पूछा क्या है, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन स्पीशीज ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन. इसको पूरा पढ़ेगी ना तो मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन सेम स्पीशीज. सेम ब्रीड बोला है उसने. ब्रीड तो कहीं मेंशन नहीं है. मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड. डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज बोल रहा है वो. तो स्पीशीज डिफरेंट है, कहीं पे कहीं वो रिलेटेड होगी. देख वैसे बोल रहे हैं स्पीशीज डिफरेंट है 1 and 2, कहीं से वो मे बी बहुत पहले कहीं रिलेटेड है एक दूसरे से. कह रहे तो उनके बीच में मेटिंग हुई. उसने ब्रीड तो बोला है नहीं. ये कह रहा है विद इन सेम ब्रीड. सेम ब्रीड का मतलब होता मैं कहती यहाँ पर ब्रीड मेरे पास ए है और ये बी है, इनके बीच में मीटिंग है. या मैं कहती यहाँ पर ब्रीड ए है और बी है, इनके बीच में है. ठीक है. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गई. ठीक है. मैम बी ऑप्शन पूछ रही थी. अच्छा. टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज. ओह अच्छा. Yes, ma'am. यस मैम. रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड. ये लाइन तो इसने खतरनाक दे दी. इसमें इस हिसाब से तो सी भी सही है और बी भी सही है एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना. यो मैम. बात तो दोनों सही बोल रहे हैं. चल मैं ये फिर चेक करके बता सकती हूँ, है ना. मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा इंटरनेट पे जाके. ओके. आवाज आ रही है तुम्हें? मैम. ठीक है. कौन कौन से ऑप्शन चेक करने हैं मुझे? बी एंड सी ना. मैं एक बार चेक करके बता. लेट मी एक क्लिक तो मैं बोल जाऊंगी. चल आ जाओ. ठीक है चलो आगे चले. यो मैम. ओ ओ ओ ओ ओ ओ अरे निकलते हैं ऐसे. अरे कौन है ये? अदिति अब आ रही है. बेटा कल ही आ जाती. ओह तुझे बहुत हंसी आ रही है. सॉरी मैम, आपने बोला है ऐसे कल आ जाती. उसका इंटरनेट का इशू हो रहा होगा. देखो मजाक उड़ा रही है. दी तुम्हारा दोस्त नहीं है ये तुम्हारी. नहीं मैम, मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मेरे को एकदम से हंसी आ गई तो. उसी को मजाक उड़ाना कहते हैं पागल. देख. अच्छा ये पागल ही है, अपने पे ही हंस रही है. बताओ. चलो आओ. स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. एक पार्ट हमने बहुत अच्छे से कर लिया. मुबारक ही आपको. ठीक है. एक में हम कंफ्यूज भी हो गए. बहुत बढ़िया बात है. जब कंफ्यूजन होती है इसी बहाने पढ़ने को मिलता है. मजा आता है. मेरे को तो मजा आता है. अदरवाइज बोरिंग जिंदगी चलती रहती है. जैसे बस में खड़े हैं चलते चली जा रही है. ये स्पीड ब्रेकर आता तो मजा आता है. देखो इस प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पढ़ाया उसी की बहुत सारी थ्योरी है. आराम से इसको पढ़ लेना. सब कुछ दे रखा है जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो सब कुछ इसी में है. ठीक है. इसमें पूरा इन्होंने टर्म्स हमने यहाँ तक कर लिया. ये कर लिया हमने. ओ ओ ओ ये देखो हिसाड़े लग गया. ओ म्यूल भी आ गया. ओ ओ ओ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया था मैंने. मोहित कराई थी. बेटा आंखों से लेजर मार के मार दूंगी मैं तुझे. मौत नहीं कराया मैंने तुझे. हैं मैम क्लास क्लास नहीं लगाई तो मैंने मेरी गलती थोड़ी हुई. सही है.
एक हफ्ते क्लास नहीं आई क्योंकि मैडम ने कुछ नहीं पढ़ाया हुए। कहाँ सॉरी बेटा मैम, कहाँ? कौन से पागल खाने से भाग के, जल्दी बता। मैं अमृतसर अमृतसर पागल खाना मैम है। है? मेरे साथ दोस्त वहीं से है, इसका मतलब डन। थैंक यू। देखो, ओ चलो रावण की बहनों इधर आओ। अब हम करेंगे बी कीपिंग। ये वो टेक्निक्स है जो मैं तुम्हें सच बताऊं, जब मैं बहुत थक जाऊंगी जीवन से और जो जो मैं करना चाहती हूँ मैंने कर लिया, उसके बाद मेरा सच में मन है कि मैं किसी फार्म साइड पे जाके रहूं, वहां पे मैं करूँ बी कीपिंग, फिशरी, ये सब करूं, और वहां पे मैं आराम से रहूं, की कह के सब चीजों से दूर। ऐसा मेरा मन है। इसलिए मुझे वेटनरी करना था, मुझे बहुत मन था वेटनरी करने का, पर चलो कोई बात नहीं, जूलॉजी में भी वेटनरी ही था। एनीवेज, तो बी कीपिंग ये हम करेंगे। अच्छा है ये प्रोफेशन। सो बी कीपिंग का मतलब होता है एपीकल्चर। बेटा तुम्हें लगता है क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सीधा पूछ लेते हैं प्रोसेस का नाम क्या है ना? तो बी कीपिंग को एपीकल्चर हम कहते हैं, ठीक है। इज अ मेंटेनेंस। आपको कैसे याद रह सकता है? इंडियन जो बी फेमस है ना, इंडियन स्पीशीज ऑफ बी, दैट इज एपिक्स इंडिका, ठीक है जी। तो इससे याद रख लेना, बी कीपिंग एपीकल्चर है। इसमें क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते रखो, उनको मेंटेन करो, उसमें से आपको क्या मिलेगा? वैक्स एंड हनी। तो आपको क्वेश्चन क्या बनता है कि हनी बी से हमारे को मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है? मिलता है मेन प्रोडक्ट बी वैक्स। हनी नहीं मिलता भूखे लोगों। बी वैक्स इज द मेन प्रोडक्ट यू गेट। उसके अलावा आपको हनी भी मिलता है। तो अगर आपको चूज करने के लिए आ जाए कि मधुमक्खी ने क्या बनाया था आपके लिए, बी वैक्स, उसी से हम अपने कॉस्मेटिक बनाते हैं, नेल पॉलिश या लिपस्टिक वगैरह उसी से बनती है। अब उसमें कोई सिंथेटिक मिला दो तो मेरी गलती नहीं। तो इसको बी कीपिंग कहते हैं। सेम चीज होगा, चीजों का ध्यान रखना है, क्लीन रखना है, वेटनरी विजिट एंड ऑल दैट। ओके, वर्ड इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज फिशरी। फिशरी का मतलब क्या है? इट इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है। फिशरी का मतलब तो हमें भी समझ में आ रहा है कि मच्छी मार्केट है, लेकिन करते क्या है? मच्छी को पकड़ते हैं, उसको पूरा प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको सेल कर देते हैं। अब फिश में क्या क्या आता है? फिश में एक मतलब फिशरीज में क्या क्या आता है? फिशरीज के अंदर आपकी फिशेज भी आती है, आपके पास शेल फिश भी आती है। शेल फिश में आपके पास क्या आ जाएंगे? जैसे कि क्रिस्टेशियन। अब क्रिस्टेशियन एनिमल किंगडम में किसका पार्ट है? मैं मुलस्का का। सॉरी। कहाँ है मेरी बंदूक? दो मुझे, मैं भी खुद को उड़ाऊं। किसका पार्ट है? ये जो हंस रही है प्रीति, तू ही बता दे, तुझे बहुत पता है। बेटा क्रिस्टेशियंस एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम इज डिफिकल्ट वन, एटलीस्ट उसका आंसर क्लोज तो था, तुमने तो दिया भी नहीं नालायक को, ठीक है। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा, अगर तुम्हारी बड़ी किस्मत खराब है तो पूछ लेंगे, वैसे पूछना नहीं चाहिए, कि जो मीठा पानी, फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी जिसको पी सकते हैं, बनता है आपका बारिश के पानी से। जो फ्रेश वाटर में मछलियां रहती है जिसको बढ़िया से खाया जाता है, दैट इज रोहू, कतला एंड कॉमन कार्प, ठीक है। कार्प का मतलब होता है एडिबल फिशेस। तो कतला एंड रोहू सबसे कॉमन है जो इंडिया में खाई जाती है। मेरे को टेस्टी नहीं लगी थी पर ये खाई जाती है, तो मे भी बनानी नहीं आई दूसरे बंदे को, जो भी है। मेरीन फिशेज जो समुद्र के पानी से मिलती है आपको, ठीक है। इसमें आती है हिल्सा। कलकत्ता के कुछ कौन सा इवेंट था, वहां पर हिल्सा मछली का यूज होता है उस रिचुअल में, मैं भूल गई, पर ऐसा था। क्या था यार? शादी से रिलेटेड कुछ था, कोई फंक्शन। हाँ बोलो बोलो। नहीं मैम, चैप्टर भी था हिस्सा वाला। अच्छा, एक हिल्सा, सार्डिन, ठीक है, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट। मैंने पॉम्फ्रेट खाई है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, दुख हुआ मुझे खा के, बहुत ही महंगी थी भाई साहब, लेकिन सुंदर थी, फ्लैट फिश होती है एकदम। सो जो भी वेजिटेरियन लोग हैं, आई एम रियली सॉरी, अब मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगी ना। तो अगर आपने पूछ लिए तो आपसे क्या पूछ सकते हैं? ज्यादा वो पूछ लेंगे बेटा फ्रेश पानी में उछलती मच्छी और मैरीन वाटर में उछलती मच्छी, तो आपसे ये पूछ लेंगे। तो उसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। देखो रोहू कतला कैसे हिंदी नाम रखे है ना, ये तू रोया तो तेरे को काट डालूंगी, है तू रोया तो तुझे काट डालूंगी। रोहू कतला फ्रेश वाटर है, बाकी सारी मेरीन है। कितने वो नाम है। हिल्सा चलो थोड़ा देसी लगता है मुझे, लेकिन कितना वो है ना, हाई क्लास टाइप का, मतलब बिल्कुल फॉरेन टाइप, यू नो, सार्डिन्स, पॉम्फ्रेट, मेरीन है वो। मैम, हाँ। मैम जो आपने ये शेल फिश लिखा है ना मैम, इसका एग्जांपल लिखा है आपने ये एक्वस आर्थ्रोपोडा। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, हाँ। मैम तो इसमें शेल फिश मतलब उनमें शेल नहीं होगा तो वो मोलस्का में नहीं आएंगे, स्नेल नहीं वगैरह नहीं, शेल। शेलफिश के अंदर वो आएंगी जो क्रस्टेशियंस आते हैं। बेटा क्रस्टेशियंस का जो ग्रुप होता है, जैसे क्या खाया था मैंने यार,
मेरे को हिंदी में याद आ रहा है झींगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रैब। क्रैब। गिव मी सम टाइम, मेरे को एग्जांपल याद आता है, वो बताती हूँ, ठीक है? यो मैम। गिव मी सम टाइम, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जांपल क्या था। ये तो तुम समझाओगे तो भी नहीं समझ आएगा। चलो, एक डिफरेंस वो पूछ सकता है नीट आपसे, एक्वाकल्चर पीसी कल्चर का क्या फर्क है, ठीक है? तो जो देखो, बी कीपिंग एपीकल्चर था, वर्ड याद रख लेना, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है। मेनली वो आपसे क्वेश्चन जो पीछे पूछेंगे ना, वो आपसे वही पूछेंगे इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग के ऊपर। इनमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो डिफरेंस पूछ लेंगे। तो एक्वाकल्चर क्या है? एक्वाकल्चर इज आर्टिफिशियल रेनिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल फॉर ह्यूमन बेनिफिट। आप प्लांट्स और एनिमल को आर्टिफिशियली ग्रो करो। आप दिख रहे हैं ये नेट बना रखे हैं इन्होंने, तो इन्होंने एक पूरा एरिया कवर कर लिया है, वहां पे नेट्स बना रखे हैं, और वहां पे अलग अलग जगह पे, यहाँ पे कुछ रहता होगा, मे बी फिशेज रहती है, यहाँ पे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एक्वाकल्चर। पिसिकल्चर क्या है? द मैन मेड इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड फॉर द आर्टिफिशियल कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसके अंदर सारे एक्वेटिक एनिमल्स आ गए, लेकिन प्लांट्स नहीं आए ना। तो पिसिकल्चर स्पेसिफिकली एनिमल्स के लिए, व्हाइल एक्वाकल्चर के अंदर प्लांट्स भी इंक्लूड करोगे। ये इसका डिफरेंस है, क्वेश्चन भी यही बन सकता है, समझे? जाओ। मैम एक्वाकल्चर में दोनों होंगे, प्लांट्स और एनिमल्स में? हाँ, ठीक है। अब आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपसे? वो एक तो ना आपको एज ए पर्सन पता होना चाहिए रेवोल्यूशंस के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रेवोल्यूशन ये भी बताता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था अंग्रेजों से? 1940 के बाद क्या बोला ये बताओ? 1947। तो जब अंग्रेज गए ना, एक तो वो कलेश डलवा के चले गए हमारे साथ, है ना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कलेश करवा के गए नालायक। ऊपर से वो क्या करेंगे, सारे रिसोर्स भी लेंगे, क्योंकि जो ट्रेन है ना, ट्रेन बनी इंडिया में इसलिए थी कि यहाँ पे जितनी भी खेती होती है ना, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, वो ट्रेन के थ्रू दूसरे देशों में जा सके। तो हमारे लोग भूखे ही मर रहे थे, लेकिन उन्होंने इंडिया से बाहर ट्रांसपोर्ट करा लिया था। ऐसे रेलवे का जन्म हुआ। आज वही रेलवे बहुत काम आती है हमारे, पर उसका जन्म बहुत खराब हुआ था, ठीक है? तो जब वो चले गए ना, सारे रिसोर्सेज भी चले गए, एकदम से सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो छोड़ के थोड़े कुछ गए, तो सब ले गए ना। तो उस टाइम पे भूखमरी बहुत हो गई थी, क्योंकि लोगों के पास खाना नहीं था, राइट? वैसे माल न्यूट्रिशन में चल रहे थे, राइट? सो उस टाइम पे ये रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। उस टाइम पे क्रांति आई, व्हाइट रेवोल्यूशन। इट टॉक्स अबाउट मिल्क, हाउ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ने कैसे देश को बताया, बहुत बड़ा। आप मदर डेयरी सुनते हो? मदर डेयरी यो मैम। बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मदर डेयरी का, कि कैसे गांव-गांव से लोगों ने अपने घरों से दूध की सप्लाई करना स्टार्ट किया, और कैसे मदर डेयरी का मतलब ही यही था कि पूरे देश में व्हाइट रेवोल्यूशन में उसका बहुत बड़ा रोल था। वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, मतलब गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से स्टार्ट किया था, और सबको दूध और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट के थ्रू लोगों को हेल्प पहुंच जाई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी टॉक अबाउट खेती बाड़ी, खेती ने कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आई, कैसे चावल आलू इन सब ने देश को बढ़ाया, मतलब बचाया। और ब्लू रेवोल्यूशन में भी टॉक अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि अब अगर साउथ की तरफ आओगे तो फिशरीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है लोग खाने के लिए। वो समुद्री किनारे रहते हैं ना, तुम बेटा मच्छी खाएंगे और क्या खाएंगे, वहाँ खाना ही वो मिलता है। अब तुम पहाड़ों में रहते हो तो तुम वहां वाली डिश खाओगे ना, वहां पे जो मिलता है। वैसे ही वो सी के पास रहते हैं तो वो ओशियन पे डिपेंडेंट है। तो ये रेवोल्यूशन बताती है आपको कि कैसे स्पेशली आजादी के बाद आपकी मतलब इंडिया किस तरीके से उभरा था चीजों से। तो ये तीनों रेवोल्यूशन के ऊपर आपको रीड करके आना है, ठीक है? रीड करो, डॉक्यूमेंट्री देखो, खुद ही करो। मैं कल इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा मुझे कोई नई नई चीजें बताए जो मुझे ना पता हो, ठीक है? तो मैं भी डॉक्यूमेंट्री देख के रिवाइज करके आऊंगी, तुम भी देख के आओ, फिर हम देखते हैं किसको कोई नई चीज पता है। तो हम सब आपस में डिस्कस करेंगे कोई नई नई बातें इन तीनों के बारे में, क्लियर? लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? डेट, ठीक है, कौन था इनका मेन लीडर, और डेट लीडर और इनकी डेफिनेशन। तो ये चीज हम लोग जब हम इसको रिवाइज करेंगे हम लोग लिख के रखेंगे, क्लियर? मजे करने हैं, लेकिन नीट का प्रिपेयर करते रहना। चलो प्लांट ब्रीडिंग चले। यो मैम। देखो प्लांट ब्रीडिंग, मुझे बताओ एनिमल ब्रीडिंग क्यों करी? सुपीरियर एनिमल को फॉर्म करने के लिए, है ना, जो मेरे फायदे के हो। तो मैं प्लांट ब्रीडिंग क्यों करूंगी? अपने फायदे। जो मेरे फायदे के हो। हाँ, अगर मैं चाहती हूँ मेरे फायदे की गोभी लगे, मान लेते हैं, तो मेरे फायदे की गोभी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए मेन? एक एनिमल में डिजीज फ्री, वो डिजीज फ्री हो, है ना? ऐसी मैं वैरायटी लाऊं जिसको जल्दी से डिजीज ना होती हो, और उसकी यील्ड अच्छी, है ना?
और वो उस जिस जगह पे मैं उगाना चाहती हूँ वहां कल्टीवेट हो जाए, है ना। मैं शिमला में उगाना चाहती हूँ वो गन्ने जो साउथ में मिलते हैं, तो मैं ऐसा कोई हाइब्रिड बना दूं तो मेरा शिमला में उग जाए, ठीक है। तो मुझे वो न्यूट्रिशियस प्लांट भी मिल गया वहां पे, तो उसकी कल्टीवेशन होनी चाहिए, बेटर यील्ड होनी चाहिए और डिजीज रेसिस्टेंट होना चाहिए। इतना क्लियर है? तो प्लांट ब्रीडिंग का पर्पस भी यही है, ठीक है। इट इज मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। आप प्लांट स्पीशीज को ऐसे मैनिपुलेट करो कि आप ऐसे डिजायरेबल प्लांट को बना लो जो आपको बेटर यील्ड दे, वो डिजीज रेजिस्टेंट हो और वो इजीली कल्टीवेट भी हो जाए। यो मैम। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ है? जेनेटिकली। देखो अब मैं प्लांट के साथ वैसे रिप्रोडक्शन नहीं करा सकती, तो मैं अगर डिजीज फ्री उसको बनाना चाहती हूँ, मैं कैसे डिजीज फ्री बनाऊंगी? मैं उसके डीएनए में चेंजेस करूंगी। तो ये जो इतना डीप घुस के डीएनए में चेंजेस करते हैं ना, इसको हम कहते हैं, इन वाले प्रोसेसेस को हम डील करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स। तो अभी मैं बायोटेक पढ़ाऊंगी ना, वहां पे इन टूल्स की बात करेंगे। इतना क्लियर? यो मैम। इनको एक बार रीड कर लेना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, मेन स्टेप इन ब्रीडिंग, ये आ सकता है क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल में, क्या बताओ कौन सा स्टेप पहले आया कौन सा स्टेप बाद में, ऐसे ही पूछते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो है ना। तो देखो अगर मैं चाहती हूँ, जैसे मैं चाहती थी डेयरी फार्म मैंने खोलना था, तो मुझे एक डिजायरेबल, एक मेरे को सुपीरियर क्वालिटी के काउ एंड बुल चाहिए था, है ना। तो अगर मैं प्लांट ब्रीडिंग करना चाहती हूँ, नई वेराइटी ऑफ प्लांट बनाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे सुपीरियर टाइप के प्लांट चाहिए। तो प्लांट के केस में हम क्या करते हैं, हम प्लांट के केस में ना हम जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे एक प्लांट है मेरे पास जो ना दिखाता है कि उसके ऊपर ना वायरल इन्फेक्शन नहीं हो पाता, मैंने उस प्लांट के सारे डीएनए निकाल लिए। फिर उसी ब्रीड का कहीं पे प्लांट, लेट्स से एक हिमालय में उगता है तो मैंने वहां से डिजीज फ्री निकाल लिया। फिर एक साउथ इंडिया में उगता है सेम प्लांट, और उसके अंदर क्या खासियत है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, मैंने ये न्यूट्रिएंट वाला उसका डीएनए निकाल लिया। तो मैं क्या करूंगी कि जो जो क्वालिटी है, कोई प्लांट ले लेते हैं, लेट्स से सेब है, ठीक है। तो जो जो क्वालिटी है ना सेब के अंदर मुझे चाहिए, वो डिलीशियस होना चाहिए, उसमें डिजीज नहीं लगनी चाहिए, वो अच्छे से पक जाना चाहिए, है ना। उसका प्लांट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ी चीज को संभालना मुश्किल, छोटी को संभालना आसान। तो ये जितने भी फीचर्स है ना दुनिया भर में, उन सभी प्लांट्स के मैं जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा कर लूंगी, क्योंकि प्लांट के केस में इजी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ये जो वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे फीचर है ना, मैं उन सबको कलेक्ट कर लूंगी इन द फॉर्म ऑफ देयर डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। मैं जेनेटिक मटेरियल इजीली इकट्ठा नहीं कर लूंगी, सारे प्लांट इकट्ठे करूंगी मुरझा जाएंगे, मैं इसका डीएनए ले आती हूँ, वो कहाँ मुरझाएगा? ठीक है, समझ आया? तो नीट क्या पूछेगा कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्लांट ब्रीडिंग, कि जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होनी चाहिए तभी प्लांट ब्रीडिंग हो सकती है। अगर मेरे पास वैरायटी नहीं होगी प्लांट्स की, तो मैं नई वैरायटी कैसे लाऊंगी? मेरे को चाहिए ना सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स, तभी नए प्लांट बनेंगे। तो पहले वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है ना, जैसे मैंने सेब बोले, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के जो सेब है ना, उन सबका जेनेटिक मटेरियल मैंने इकट्ठा कर लिया अपनी लैब में। तो द इंटायर कलेक्शन, ये जो प्लांट की इंटायर कलेक्शन है जिसमें सारे मेरे पास एलील है मेरे इंटरेस्ट के, उसको हम कहते हैं जर्म प्लास्ट कलेक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरा प्लांट ब्रीडिंग में? जर्म प्लास्ट कलेक्शन। हाँ, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लास्ट। हाँ, क्लियर? राइट। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये जर्म प्लास्ट के बेसिस पे जो नए प्लांट्स बने उनमें से सिलेक्ट करूंगी पेरेंट्स की, मैं कौन से पेरेंट्स सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब इनसे जो भी प्लांट्स उगे हैं नए नए, जैसे मैं किसी का सीड भी ले आई फॉर एग्जांपल, तो जो नए प्लांट बने मैं सिलेक्ट करूंगी कि मेरे मतलब का कौन सा प्लांट है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले मैं सिलेक्ट करूंगी मुझे कौन सा चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे वो वाले सेब चाहिए जो बहुत ज्यादा मीठे ना हो, मीडियम लेवल के मीठे हो, क्योंकि मैंने देखा है मेरे एरिया में ना जो मीडियम लेवल के मीठे होते हैं उनमें कीड़ा नहीं लगता, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं इवेल्युएट सिलेक्ट करूंगी पेरेंट्स और उसको अच्छे से इवेल्युएट करूंगी कि ये पेरेंट्स सही है या नहीं। अब मैं क्या करूंगी, जब मुझे पेरेंट्स मिल गए मैं उनमें करा दूंगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के उससे बच्चे बने, अब जो बच्चे बने मैं उनको सही बात है। तो आई विल सिलेक्ट एंड टेस्ट द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। जैसे ये जो प्लांट था मेल एंड ये जो प्लांट था फीमेल, इनके जो बच्चे बने लेट्स से 4 बने, 1 2 3। अब मैं चारों को टेस्ट करूंगी, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे कैसे सेब चाहिए है?
मीडियम लेवल के होने चाहिए। हाँ, तो मैं उनको सिलेक्ट करूंगी टेस्ट वेस्ट करके, और सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, ये थे दोनों सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इनकी आगे भी टेस्टिंग करूंगी और उसके बाद मैं कमर्शियलाइजेशन कर दूंगी। कमर्शियलाइजेशन कर दूंगी मतलब बेच दूंगी, है ना? Clear? यो मैम। तो ये प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप सीक्वेंस वाइज ये पूछे जा सकते हैं। यो मैम। तो ये लिख लेना, ये आपके काम आएंगे। अब आपको आएंगे कुछ क्वेश्चन जिससे आपको डायरेक्ट पेपर आ सकता है। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग तो ऑब्वियसली आगे चलेगा, एक दिन में खत्म हो नहीं सकता। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? देखो, आप मेरे को बताओ, एज एन इंडियन आपके घर में जनरली एक कॉमन चीज क्या बनती है खाने में? चावल या रोटी, है ना? सब्जियां बदलती है, चावल रोटी सेम रहते हैं, और सब्जियों में भी आलू तो होते ही हैं। अब पंजाब में गन्ना बहुत फेमस है ना? तो जब इंडिया में वो वाला स्टेज आया कि हमें न्यूट्रिशन लेवल पूरा करना था लोगों का, है ना? अभी देश आजाद तो हो गया है, लेकिन जब देश आजाद हुआ था ना, वो बहुत बुरी कंडीशन में था। इकोनॉमी भी हमारी डाउन थी, पूरी गिरी पड़ी थी, और इकोनॉमी गिरने का मतलब होता है कि देश के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज सारा ले गए थे। ना हमारे पास पैसे थे, ना हमारे पास रिसोर्सेज थे। अब सोचो, हमारे पास खाना भी नहीं और पैसे भी नहीं है किसी देश से खरीदने के लिए, तो बहुत बुरे हाल। उस टाइम पे साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर रोल आता है उन लोगों का जिनके पास अच्छी एजुकेशन है। तो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जब भी कोई बड़ी चीज होती है ना, साइंटिस्ट ही बचाते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा अगर एक प्लांट, जैसे चावल का प्लांट है, जब वो इतना बड़ा हुआ, लेट्स से इतना बड़ा हुआ, तब उसमें चावल लगे। ठीक है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा ना, प्लांट इतना बड़ा हो, फिर उसमें चावल लगेंगे, फिर मैं उसको जोत दूंगी। अगर मैं ऐसा प्लांट बना दूं जो इतना ही हो और उसमें चावल लग जाए, तो ये कम टाइम में बनेगा। सिमिलरली जो वीट का प्लांट है, जब उसकी इतनी हाइट हो जाती है, तब मैं उसको ले सकती हूँ, उससे आटा बना सकती हूँ। मैं उसको छोटी हाइट वाला बना लूं तो ज्यादा इजी नहीं है? कम जल्दी पकेगी वो, उसमें ज्यादा मिट्टी भी नहीं लगेगी, है ना? ज्यादा न्यूट्रिएंट की उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, और ज्यादा एरिया में लग पाएगा, उसको काटना भी आसान होगा। तो क्या करा साइंटिस्ट ने मिलके ऐसी वेराइटीज को डेवलप किया, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। वो मदद करती है कि जो भी मतलब लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इजी तरीके से। ठीक है, तो व्हीट एंड राइस के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हीट एंड राइस की वेराइटी के ऊपर। तो दो साइंटिस्ट है जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ, कल बात करेंगे। एक है हमारे पास नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग का बहुत अच्छा रोल था, इन्होंने बहुत मदद की थी हमारी खाने के केस में। ठीक है, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है जो इंडियन है? चलो ठीक है, कल पढ़ के होगा ना तुम, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, तो तुम्हें वो मिलेंगे, उनका जिक्र होगा, उनके बिना बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो कल हम ये वाला पार्ट करेंगे। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट? एक सेकंड बेटा, चल हाँ बेटा बता क्या डाउट है?